हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवे। इस वीडियो में आईएएस 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में क्लॉज वाइज कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 42 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा इस वीडियो का फर्स्ट क्लॉज है दैट इज 26.2.3.5 जो बात करता है हमारा कि जो हमारे बंडल्ड बार्स हैं इनका हम कर्टेलमेंट कैसे करते हैं एक्चुअल फ्लेक्चर मेंबर्स में। बेसिकली हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम फ्लेक्चरल मेंबर्स यानी जहाँ पर हमारी बेंडिंग हो रही है मेंबर्स में उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बंडल्ड बार्स का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर हम एक साथ 2 या 3 या 4 बार्स एक साथ यूज कर रहे हैं एज अ सिंगल एंटिटी इन रेनफोर्समेंट, वहां पर वो हमारी इस प्रोसेस को हम बंडलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप कर्टेलमेंट बीम्स में कर रहे हो तो इसके लिए हमारा ये क्लॉज गवर्न ये करता है कि सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सपोज आपकी एक दिस द फ्लेक्चरल मेंबर इन द फॉर्म ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर इस पर यूडीएल लग रहा था। अब हम कोई अगर क्रॉस सेक्शन ले लें इसके सेंटर पे तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, तो जो भी हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया हुआ है, सपोज हमने यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट बंडल यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ था जहां पर हमारे बेसिकली 4 बार्स थे इस बंडल में। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे जैसे आप इस सेक्शन से दूर जा रहे हैं हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है टुवर्ड्स द सपोर्ट रिड्यूस होता जा रहा है। अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम खींचे तो हमारा कुछ ऐसे आएगा। ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट जो बेंडिंग मोमेंट हमारे कुछ इस तरह होंगे। तो जैसे जैसे आप सेक्शन से दूर जा रहे हैं हमारा बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस होता जा रहा है और हमें अब कर्टेलमेंट करना है। मतलब जहां पर हमें जितना रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक डिजाइन के लिए हमें वहां पर उतना ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, सपोज यहाँ पे ये 4 बार्स का सेट था तो यहाँ पर आपके चारों बार ये साइड में इसके 2 साइड में होंगे, यहाँ पे 2 बार्स आपको दिख रहे हैं। तो ये क्लॉज ये कहता है कि जब आप इनको कर्टेल करेंगे यानी जहां पर इस बार की फर्दर जरूरत नहीं होगी, तो ये दूसरा जो बार है जब आप इसको कर्टेल करोगे, सपोज आप इसको यहाँ पर कर्टेल कर रहे हो, तो जो दूसरा बार है जब दूसरे बार को कर्टेल करोगे तो उनके बीच में जो दूरी बचनी चाहिए वो मिनिमम हमारी एस होनी चाहिए, विच शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, अगर ये हमारा पाई है। ठीक है, तो अगर इसी तरह ये फंडा हमारा अप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब बंडलिंग बार्स में आप कर्टेलमेंट कर रहे हो तो जो इंडिविजुअल बार्स हैं उनको जब कर्टेल कर रहे हो आप तो उनके इंडिविजुअल टर्मिनेशन पर हमारा उनके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 40 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट बार होना चाहिए। और ये कंडीशन तब अप्लीकेबल है कि जो हमारा कर्टेलमेंट है, जो बार्स है हमारे, वो सपोर्ट्स पे टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, यानी अदर देन सपोर्ट हमारा ये कर्टेलमेंट ऑफ बंडलिंग बार्स एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर मैंने बीम दिखाई हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके ये 2 बार्स, एक रेनफोर्समेंट बार ये दूसरा रेनफोर्समेंट बार, ये हमारा एक 2 बार्स के बंडल है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा इस चीज को। तो यहाँ पर ये क्लॉज कहता है कि बार्स इन बंडल शैल टर्मिनेट यानी खत्म हो रहे हैं जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है at different points spaced apart by not less than 40 times the diameter of bar except for bundles stopping at support। यानी अगर कोई बार सपोज 2 बार हमारे सपोर्ट तक आ रहे थे तो इसके लिए हमारी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें हमारे टर्मिनेशन में आपको इसके बीच में इसको एक्सटेंड करना है 40 टाइम्स द डायमीटर। दिस इज नॉट एप्लीकेबल एट द सपोर्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और यही चीज मैंने यहाँ पर समराइज की हुई है कि when bundled bar provided as reinforcement bars, tension reinforcement, ठीक है, in flexural members are to be curtailed the individual bars in bundle। जो भी हमारे individual bars हैं बंडल में they must be terminated at different points that are at least 40 diameters apart। ठीक है, this however is not applicable for bundles जो कि हमारे टर्मिनेट हो रहे हैं सपोर्ट पे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब हमारे पास हमने मल्टीपल लेयर्स में, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, हमने मल्टीपल लेयर्स में अपने ये 4 का बंडल था, ये 4 का बंडल है, इसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स में
हमने बार्स प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, ये 4 ग्रुप्स है बंडल्स के, और ये हमारा मान लेते हैं दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम। ठीक है, तो इट इज ऑब्वियस कि अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम देखें तो हमारे जो टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस जो स्ट्रेस होगी वो सिग्मा 1 होगी, एंड टुवर्ड्स द बॉटम फाइबर हमारी सिग्मा 2 होगी, बिकॉज सिग्मा 1 जो होगा हमारा स्टील पे वो सिग्मा 2 से कम होगा। ठीक है, तो हम जो बार्स हमारे न्यूट्रल एक्सिस की तरफ है बंडल्स में, हम उन्हें पहले टर्मिनेट कर सकते हैं, और जो हमारे बंडल्स के जो बार्स हैं वो न्यूट्रल एक्सिस से दूर है उन्हें हम बाद में टर्मिनेट कर सकते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। It is desirable to curtail first the bars in the bundle that are closer to the neutral axis, because वहां पर हमारी जो stresses है वो कम है। ठीक है, तो हम उनको टर्मिनेट जल्दी कर सकते हैं जहां पर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि जो भी हमारा बंडल्स में आपका रेनफोर्समेंट बार यूज हो रहा है उनकी जो डेवलपमेंट लेंथ है, अगर हमारे 2 बार्स हैं तो हमारा इंडिविजुअल बार की जो डेवलपमेंट लेंथ है वो 10% इंक्रीज हो जाती है। 2 बार 3 बार अगर बंडल्स में है तो हमारी एक बार की जो डेवलपमेंट लेंथ है 20% इंक्रीज हो जाती है, और अगर हमारी 4 बार्स एक साथ बंडल में है तो इंडिविजुअल बार्स की जो डेवलपमेंट लेंथ है वो 33% इंक्रीज कर जाती है, जो जहां पर जो एलडी है विच इज द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल बार। ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा पे, विच इज रिगार्डिंग दी प्रोविजन ऑफ एंड एंकरेज इन स्पेशल मेंबर्स। स्पेशल मेंबर्स IS 456 के अकॉर्डिंग, इस क्लॉज के अकॉर्डिंग हमारे कौन से मेंबर्स हैं जहां पर जिन फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट, जिन फ्लेक्चरल मेंबर्स जहां पर बेंडिंग हो रही है हमारी, बेसिकली बीम स्लैब्स हो गए या फुटिंग्स हो गई, बिकॉज वहां पे भी बेंडिंग हो रही है, जहां पर हमारा जो स्ट्रेसेस है स्टील में, ठीक है, जो भी आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसमें जो भी आपकी स्ट्रेसेस हो रही हैं दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, जब ये केस हमारा होगा तो वो मेंबर्स हमारे स्पेशल मेंबर्स की कैटेगरी में आएंगे, और वहां पर हमें रेनफोर्समेंट का एडिक्वेट एंड एंकरेज, यानी जहां पर बार हमारा टर्मिनेट होगा वहां पर एडिक्वेट एंकरेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे मेंबर्स कहां पर मिलेंगे आपको, जो स्लोप्ड फुटिंग होगी, यहाँ पे स्लोप्ड फुटिंग है आपकी, तो जो भी आप रेनफोर्समेंट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो यहाँ पे दे विल रिक्वायर एडिक्वेट एंकरेज, बिकॉज जो भी स्ट्रेसेस है हमारी यहाँ पर दे आर नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। ठीक है, तो टेपर्ड फुटिंग्स हो गई, ब्रैकेट्स हो गए, डीप बीम्स हो गई, मेंबर्स जहाँ पे जो टेंशन रेनफोर्समेंट है और कंप्रेशन फेस में जो रेनफोर्समेंट है वो पैरेलल है, इन सभी बीम्स में। ठीक है, आप यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मैंने एक रेनफोर्समेंट अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर ये नीचे कंप्रेशन फेस है, ये टेंशन में, ये थोड़ा सा टेपर्ड है, तो यहाँ पर टेंशन फेस जो है वो कंप्रेशन फेस के पैरेलल ना होने के कारण यहाँ पर एंड में यहाँ पे एंड एंकरेज दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एंड एंकरेज एज पर दिस क्लॉज, जिसमें जो फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट है उसको प्रॉपर्ली एंकर किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, दिस रेड बार के पीछे जो है एंकरेज लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इज एडिक्वेट एंड एंकरेज हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर एक साथ दो बार दिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बंडलिंग ऑफ बार्स। इसमें हमारे 2 बार्स जो हैं दे आर इन बंडल्स। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाता है इसमें डेवलपमेंट लेंथ क्या होगी इंडिविजुअल बार की, दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 10% ऑफ दिस एलडी, यानी 1.1 टाइम द एलडी वैल्यू। तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैरा है, दिस इज 26.2.5, जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली कि स्प्लाइसिंग क्या होती है, क्या करते हैं हम स्प्लाइसिंग में बेसिकली। तो अगर हम जनरल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो स्प्लाइसिंग हमारा एक वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग 2 पीसेस, सिंपली 2 पीसेस को सिंपली ज्वाइन करना टू एंश्योर कंटिन्यूटी। ठीक है, इस प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। अब अगर हम इसको कंक्रीट में इस वर्ड टर्मिनोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो ये स्प्लाइसिंग जो है दिस इज एप्लीकेबल टू द रेनफोर्समेंट। ये रेनफोर्समेंट में क्यों एप्लीकेबल है, बिकॉज जो रेनफोर्समेंट बार्स है हमारे,
जो कि हम टेंशन रेनफोर्समेंट या कंप्रेशन रेनफोर्समेंट की तरह यूज कर रहे हैं अपने फ्लेक्चरल मेंबर्स में, जहां पर बेंडिंग हो रही है, वो हमारी जो इनकी रोलिंग है, जो जहां पर हम उनको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अगर हम टीएमटी बार्स देखेंगे तो वो हमारे लिमिटेड लेंथ्स के आते हैं। ठीक है, लिमिटेड लेंथ में आते हैं, और ये लिमिटेड लेंथ का रिस्ट्रिक्शन जो है, दिस रिस्ट्रिक्शन इज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज जिस भी साइट पे आपको काम होना है, ये फैक्ट्री पे बनेंगे, तो उनको ट्रांसपोर्ट करके जो भी हमारी साइट है जहाँ पर काम हो रहा है वहां पर ले जाने के लिए हमें ट्रेलर्स की जरूरत होगी। तो इन ट्रेलर्स के साइज के अकॉर्डिंग हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने इनकी जो बार्स है, रेनफोर्समेंट बार्स है, उनकी लेंथ जो है वो लिमिट कर दी है कि हम इतने लेंथ का ही स्टील रोल करेंगे। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारी जो स्टील बार्स आते हैं टीएमटी, दे आर बेंट लाइक दिस। ठीक है, हम फिर इसकी स्ट्रेटनिंग करते हैं, फिर इसको कट करके यूज करते हैं। अब होता क्या है, जैसे बड़े जो हमारे बड़े बड़े स्लैब्स होंगे, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं, वहां पर हमारा क्या, जो भी रेनफोर्समेंट बार्स लग रहा है या कॉलम हम बना रहे हैं, वहां पे जो भी रेनफोर्समेंट बार लग रहा है, वहां पे बार हमारे जितनी लेंथ हमें चाहिए, यानी जो रिक्वायर्ड लेंथ है बार की, रेनफोर्समेंट बार की, जो एज पर डिजाइन हमें चाहिए, जो कि हमारे मेंबर के साइज या डिजाइन कंसीडरेशन से गवर्नड है, वो हमारी ज्यादा है जो अवेलेबल लेंथ है हमारी बार की, जो साइट पर हमें अवेलेबल हो रही है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उन बार्स को बेसिकली ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उन बार्स को ज्वाइन करेंगे टू एंश्योर क्वांटिटी। तो ये तो इन जनरलिटी मैंने आपको बताया। अगर हम टेक्निकलिटी पे जाए कि जब आप दो बार्स को, एक बार खत्म हो रहा है, दूसरा बार हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, वी हैव टू इंश्योर जो भी हमारा रेनफोर्समेंट बार है, ठीक है, अगर हम इसको इस तरह देखें कि यहाँ पर ये रेनफोर्समेंट बार हमारा टर्मिनेट हो, यहाँ पर खत्म हो रहा था, दूसरा बार हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारी एक्सियल फोर्सेस इस पे डेवलप हो रही हैं, ये हमारी एडिक्वेटली दूसरे मेंबर में ट्रांसफर हो जाए। तो इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो हमारी थ्योरी एप्लीकेबल है, दैट थ्योरी इज एप्लीकेबल ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एंकरेज बॉन्ड, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है कि जो हमारा एंकरेज बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेसेस हैं, कैसे वो हमारी डेवलप हो रही है कंक्रीट के साथ रेनफोर्समेंट बार की, उस पर ये डिपेंड करता है कि आपको जो लैप लेंथ है वो कितनी रखनी है। तो बेसिकली जो हमने स्प्लाइसिंग की, स्प्लाइसिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, बेसिक तरीके हैं। एक तो हम बाई ओवरलैपिंग कर सकते हैं, we can achieve it by overlapping, जिसे हम बोलते हैं, तो जो हमारा कनेक्शन बनता है, जो जॉइंट बनता है, उसको हम कहेंगे लैप स्प्लाइस। और जो ओवरलैपिंग के बाद जो लेंथ मिल रही है, जो एल लेंथ है यहाँ पे, दिस लेंथ इज कॉल्ड लैप लेंथ। और दूसरा तरीका है दैट इज बाय वेल्डिंग। तो जब वेल्डिंग से जब हम जॉइंट बनाते हैं तो उसे कहते हैं वेल्डिंग स्प्लाइस। और भी बहुत सारे अरेंजमेंट हैं जो हम मैकेनिकल कनेक्शंस के नाम पे जानते हैं, जो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल कनेक्शंस आर देयर जिसकी हेल्प से हम दो बार्स को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो अब हमने ये इंश्योर करना था कि जो एक्सियल फोर्स आ रही है वो हमारी इस पर एडिक्वेटली ट्रांसफर हो जाए। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है और जो दूसरे बार जिसको आपको कनेक्ट करना है वो हमारे सेम लाइन ऑफ एक्शन में रहे। तो आप देख रहे हैं क्लियर है कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बिल्कुल सेम है। तो आपको इस तरह कनेक्ट करना है इस जॉइंट को, ठीक है। अब जो हमारा फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म है कि जो फोर्स इस पे आ रही है वो हमारी यहाँ पर कैसे ट्रांसफर हो रही है, दैट इज थ्रू द एंकरेज बॉन्ड। हो रहा क्या रहा है, जैसे ही यहाँ से आपने ये हमारा बार टर्मिनेट हो रहा है, दिस बार वन हैज बीन टर्मिनेटेड। तो हमारी जो फॉल इन बार रेनफोर्समेंट बार में जो बॉन्ड स्ट्रेस होगी वो कुछ इस तरह वेरी करेगी। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जो फ्री जहाँ टर्मिनेटेड है, हमारी बॉन्ड स्ट्रेस तो रिड्यूस होती जाएंगे। इसी तरह और यहाँ से हमने दूसरा बार स्टार्ट कर लिया, तो आप इसको सुपर इम्पोज करोगे तो हमारा जो बार का स्ट्रेसेस है वो कुछ इस तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेसेस थी यहां तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर फुल डेवलपमेंट लेंथ हमारी अचीव हो जाएगी। तो अब इसके लिए कोड में बहुत सारे प्रोविजंस दिए हैं कि
जो इसकी लेंथ है इट विल डिपेंड कि हमारा जो नेचर ऑफ फोर्सेस है वो कैसे हैं, और हमारा बेसिकली जो डायमीटर है एनफोर्समेंट बार का वो सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर है इस लैब लेंथ को डिसाइड करने के लिए। तो ये हम फर्दर अभी जो कोडल प्रोविजंस हैं जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे उसकी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आपको बार को बेंड कर रहे हो इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका स्लोप है हमारा 1/6 से कम नहीं होना चाहिए, टेक केयर ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रेसेस। ठीक है, विद इन लिमिट रहे हमारी जो भी स्ट्रेसेस हैं, जैसे बिकॉज आप यहाँ पे बेंड कर रहे हो बार को। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है यहां पर अगर देखेंगे आप, ये जो चीज मैंने आपको बताई, splices are required when bars placed short of their required length need to be extended. Splices are also required when the bar diameter has to be changed along the length as it sometimes done in the columns. कभी-कभी जब columns में रिक्वायरमेंट होता है कि हम सपोज यहाँ पर कॉलम में 12 mm यूज कर रहे थे और हमें अब इसके आगे 16 mm यूज करना है, तो आपको यहाँ पर स्प्लाइसिंग करके 16 mm में जाना होगा। ठीक है, तब हमें स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिक पर्पस जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी तो आपको मेंटेन करना ही करना है, लेकिन पर्पस जो है स्प्लाइसिंग का ये है कि जो एक्सियल फोर्सेस हमारी आ रही हैं दे शुड बी एडिक्वेटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द टर्मिनेटिंग बार। एक बार जो होगा टर्मिनेटिंग होगा और दूसरा जो बार होगा वो हमारा कनेक्टिंग बार या कंटिन्यूइंग बार होगा, जिसके थ्रू हमारी एक्सियल फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन के थ्रू ट्रांसफर होगी इस जंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो होगा क्या, जब ये चीज होगा तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी, जो भी यहाँ पे कंक्रीट होगी सराउंडिंग में, देयर विल बी स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द सराउंडिंग कंक्रीट। अब इस चीज को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर स्प्लाइसिंग टेक्निक यूज करनी होगी। हमें कुछ लोकेशंस डिसाइड करनी होगी कि कहाँ पे हम स्प्लाइसिंग कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हाई फ्लैक्चर, जहाँ पे हाई बेंडिंग मोमेंट जोन है, जहाँ पे हाई शेयर स्ट्रेसेस हैं, बेसिकली शेयर स्ट्रेसेस हमारी होंगी नियर द सपोर्ट, और हमारा जो हाई फ्लैक्चरल स्ट्रेसेस यानी हैवी बेंडिंग मोमेंट्स नियर द मिड स्पैन ऑफ द मोमेंट स्पैन, वहां पर हमें स्प्लाइसिंग नहीं करनी है, वहां से दूर करनी है। और जहां पर स्प्लाइसिंग करना जरूरी है तो इंडिविजुअल बार्स की जब आप स्प्लाइसिंग करते हो तो आपको स्टैगरिंग का ध्यान रखना है। बेसिकली एक कॉलम में यूज करते हैं कि सपोज ये आपने एक स्प्लाइसिंग की, तो दूसरी इसके पैरेलल नहीं करनी, इसको स्टैगर करना है। ठीक है, इस तरह ये कॉलम रेनफोर्समेंट बार्स है। ये भी मैं आपको और भी डिटेल में एलैबोरेट कर दूंगा। उसके बाद आते हैं जो क्लॉज की रिकमेंडेशंस हैं, where splices are provided in reinforcing bars means जो हमारा reinforcement के लिए tension reinforcement के लिए bars यूज कर रहे हैं, they shall be as far as possible away from sections of maximum stress and staggered। ये important criteria है, ये objective questions में पूछा जाता है कि maximum stress zone में नहीं रखना है, because already वहां पर concrete हमारी stresses है वहां पर। ठीक है, तो इस जोन में वो फेल हो सकता है वो ज्वाइंट, इस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्ली स्टैगरिंग करनी है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रिकमेंड किया जाता है कि जो स्प्लाइसेस हैं रेनफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग कर रहे हैं जो रेनफोर्समेंट मेंबर्स रेनफोर्समेंट में जो बेसिकली जो फ्लेक्सुरल मेंबर्स हैं यानी बीम स्लैब्स, वहां पर ध्यान रहे कि जो आपका किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50% ऑफ द अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इसको हम समझ लेते हैं कुछ इस तरह की, अगर ये हमारी एक बीम है, ठीक है, अब इस पे कुछ हमने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस लिमिट स्टेट मेथड से आपने कैपेसिटी निकाली होगी कि ये सेक्शन हमारा पर्टिकुलर रेनफोर्समेंट में कितना बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट कर सकता है। और जब हमारा ये यूडीएल इस पर पड़ रही है तो थ्रू आउट द बीम हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है कुछ इस तरह वेरी कर रहा है with having maximum value at center of span WL square by 8। तो कोड ये कहता है कि आप इस जोन में स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप इस जोन में स्प्लाइसिंग कर सकते हो बिकॉज यहां पर ये मान लेते हैं कि इस जगह पे जो बेंडिंग मोमेंट है ये हमारा 50% ऑफ अल्टीमेट है। यहां पर हमारी अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, यहां पर 50%
ऑफ अल्टीमेट मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी। अब यहाँ के बाद हमारा जो इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, यानी हम मान लेते हैं mx, वो हमारा 50% ऑफ अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैपेसिटी से कम है। इस जोन में ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। इस जोन में हमें नो स्प्लाइसिंग, कोई भी जंग हमें स्प्लाइसिंग नहीं करनी है रेइंफोर्समेंट बार्स का, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हमारे 4 बार्स कॉन्टिन्यूटी में चल रहे थे तो हमें किसी भी सेक्शन पे 50% ऑफ दीज बार्स, यानी अगर 4 बार्स थे तो यानी 2 बार्स मैक्सिमम जो है स्प्लाइसिंग कर सकते हैं। मींस हम 2 बार्स में ज्वाइंट बना सकते हैं, बाकी 2 में नहीं बना सकते। लेकिन कभी कभी आप अवॉइडेबल सिचुएशन नहीं बन रही है, आपको करने की जरूरत है, तो आपको स्पेशल प्रिकॉशंस को फॉलो करना है, ठीक है। वो स्पेशल प्रिकॉशंस क्या है कि आप क्या करेंगे, स्पाइरल्स का यूज करेंगे, ठीक है। 6 mm डायमीटर विद 100 mm पिच से ये स्पाइरल्स है, जिसमें लैब लेंथ में स्पाइरल कर देंगे। और बेसिकली जो लार्ज डायमीटर बार्स है, बिकॉज जो लैपिंग हम यूज कर रहे हैं, लैप स्प्लाइस जो है, ये हमारी जनरली हम यूज करते हैं बार जब डायमीटर बार हमारा 36 mm से ऊपर होगा। अगर हमारा रिइंफोर्समेंट बार 36 mm से ज्यादा हो रहा है, तब भी आपको ये प्रोविजंस फॉलो करने हैं। आपको स्पाइरल, क्लोज स्पाइरल से इसको बांधना है इस जॉइंट को, ठीक है। या फिर आपके बार डायमीटर, और अगर हमारी लेंथ जो सेक्शन है वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस जोन है या हम स्टैगरिंग नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा तरीका ये है प्रिकॉशंस के तौर पे जो बार्स की स्प्लाइसिंग है वो हमें स्टैगर करनी है। और अभी नेक्स्ट प्रोविजंस में भी हम बात करेंगे कि जो सेंटर लाइन ऑफ लैब स्प्लाइसेस है, जो जंक्शंस है हमारे जॉइंट के, उनके सेंटर से जो दूरी होनी चाहिए वो हमारी 1.3 टाइम्स की लेंथ ऑफ द स्प्लाइस होनी चाहिए, ठीक है। ये एक गाइडिंग फैक्टर है। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि when splicing in such situation becomes unavoidable, special precautions need to be employed, such as increasing the length of the lab in lab splicing and lab welding, या using spirals or closely spaced struts around the length of the strut। तो ये क्या करेंगे, ये हमारी जो जो स्ट्रेसेस हैं उनको ये कैटर करेंगे, because they will provide additional shear kind of resistance to these stresses, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर एलाबोरेट करूंगा आपको प्रोविजंस रिगार्डिंग टू रेइंफोर्समेंट स्प्लाइसिंग। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।